नमस्कार। बड़ी खबर में आपका स्वागत है। हमारी खुफिया एजेंसियां इतनी सतर्क हैं, इतनी पैनी है, टेक्नोलॉजी दृष्टि से इतनी मजबूत है और हमारा जो इंटेलिजेंस है और उसमें भी खास तौर से मैं बात करूंगा आर्टिफिशियल की, ये सब मिल करके हमें इतना सजग रखते हैं कि हम तमाम भयावह स्थितियों से बच जाते हैं। गणतंत्र दिवस पर एक बार फिर आतंकी हमले का अलर्ट जारी हुआ है। आईबी ने इसे जारी किया है और कहा है दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब के कई ठिकानों पर आतंकी हमले हो सकते हैं और ये जो हमले करने का जो प्लान है उसमें जैश ए मोहब्बत और साथ में आईएसआईएस की बड़ी मिली भगत है। और एक बात और अब आपको बता दें, इसमें दाऊद इब्राहिम के गुर्गों की भी मदद ली जा रही है। यह खुलासा तब हुआ जब दिल्ली में 2 आतंकी पकड़े गए। बड़े सामान्य ढंग से रह रहे थे, किराए पर रह रहे थे, आते जाते थे, लोग समझते थे कि ऐसे ही है, लेकिन जो इनपुट मिला उसके अनुसार जब वहां पर छापा मारा गया, चौंकाने वाले तथ्य मिले। कत्ल का भी जिक्र हो गया और जो उनसे पूछताछ की गई उसमें ये सारे खुलासे आए। एक खुलासा ये भी आया है कि अयोध्या के राम मंदिर में भी हमले की योजना है। और दूसरी बात ये भी है कि जो आतंकी हमला की जो योजना बनाई गई है वो नेपाल के रास्ते से बनाई गई है कि नेपाल के रास्ते से आतंकी घुसे और वो भी सुसाइड बम जिन्हें मानव बम भी कहते हैं, वो जाकर के हमला बोले। क्योंकि जिस तरीके से राम मंदिर भव्यतर स्वरूप ले रहा है और 50% काम भी पूरा हो गया है, लोगों को भा नहीं रहा है। पड़ोसी जो दुश्मन पाकिस्तान है उसे भी नहीं भा रहा है। इसीलिए उसके निशाने में जितने ठिकाने हैं आतंकी हमले के लिए, उसमें राम मंदिर भी है। इसलिए राम मंदिर में भी चौकसी बढ़ा दी गई है। इसके पहले भी अयोध्या में हमला हो चुका है। हालांकि उस हमले में आतंकियों को मार गिराया गया था। योजना यह भी है कि अगर गणतंत्र दिवस पर आतंकी हमले फेल हो जाए, उनका प्लान फेल हो जाए, तो फिर जो G20 समिट का जो जश्न भारत में होने जा रहा है उसमें विघ्न बाधा डाली जाए, उस पर हमला किया जाए। बहरहाल भारत को जिस तरीके से आतंकी निशाने में रखा गया है
उसके मद्देनजर हमारी खुफिया एजेंसियां तो सतर्क ही हैं, सुरक्षा बल तो अलर्ट ही है, लेकिन जरूरत हमारी और आपकी भी है कि हम उन लोगों पर भी पैनी नजर रखें जो अनजाने हैं, जिनकी गतिविधियां संदिग्ध लगती है, जो कहीं से बाहर से आकर के रुक जाते हैं, किराए पर रुक जाते हैं, लेकिन उनका ना कोई कारोबार होता है ना कुछ होता है। अब दिल्ली में देखिए यही तो हुआ। अड़ोस पड़ोस के लोग कह रहे हैं हाँ वो किराए पर लेते थे, शाम को आ जाते थे फिर चले जाते थे। जरूरत हमें और आपको भी सतर्क रहने की है। आतंकी हमले का भारत लगातार विरोध कर रहा है। आवाज संयुक्त राष्ट्र संघ तक में उठ रही है। हम पाकिस्तान को लगातार बेनकाब कर रहे हैं, लेकिन जो पाकिस्तान है मानता नहीं है। लेकिन उसके भी तौर तरीके हैं जिन पर हमारा चिंतन मनन जारी है, और हर दृष्टि से आतंकियों को सफाई के शिकंजे में ही रखना होगा। आज अपने देश की राजधानी दिल्ली में एक महाजश्न हो रहा है। महाजश्न भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की 2 दिवसीय बैठक, और इसके पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मेगा शो दिल्ली में। यह एक तरीके से मिशन 2024 का आगाज है, और ये मेगा शो पटेल चौक से संसद मार्ग तक व्यापक व्यवस्थाएं की गई, और मेगा शो में भारी भीड़ भी उमड़ी। प्रधानमंत्री ने भी जनता का अभिवादन किया, और इस मेगा शो के बाद राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक शुरू हुई, जिसमें 350 समूचे देश के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। 12 मुख्यमंत्री भाग ले रहे हैं, 35 केंद्रीय मंत्री भाग ले रहे हैं। और इसके पहले आज सुबह बीजेपी मुख्यालय पर एक बैठक हुई। इस बैठक में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारी, प्रदेश इकाइयों के प्रमुख और नीति निर्धारक प्रमुख रूप से शामिल हुए। अगर देखा जाए तो एजेंडा क्या है, यो देखिए तो एजेंडा एक ही बात है, 9 राज्यों में चुनाव और 2024 में लोकसभा का चुनाव। और ये राज्य हैं मध्य प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, कर्नाटक, राजस्थान, नागालैंड, जहां पर चुनाव होंगे। और इन चुनाव के लिए बीजेपी ने एक बार फिर कमर कस रखी। बीजेपी का प्रयास है कि अगर कहीं पर हम हारे हैं तो वहां जीते। जैसे उत्तर प्रदेश में 14 सीटें ऐसी हैं जहां पर पार्लियामेंट की भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त। अब ये 14 सीट इनके अंदर में है कि इनको हमें हर हालत में जीतना है। इनका रोड मैप तैयार कर,
क्यों? यूपी में मिशन 80 में 80 सीटें जीतनी है। अब गाजीपुर से स्टार्ट कर रहे हैं जेपी नड्डा, सीट हमारे पास नहीं है, लेकिन प्रयास हो रहा। बीजेपी की एक नीति यह भी है कि जो सीटें हम जीते हैं तो अब चुनाव में उन सीटों में जीत का अंतर और बढ़ना चाहिए। अगर मान लीजिए हम पिछले बार 5,000 वोट से जीते हैं तो अब हमें 15,000, 20,000, 25,000 वोट से जीतना है। इसीलिए नए नए वोटरों की तलाश, और एक और भी इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक में होने जा रहा है तय। जनता में बीजेपी का तो भरोसा है, लेकिन इससे संतोष नहीं कर लेना चाहिए कि भरोसा है जनता का, जनता जिता ही देगी। विपक्ष जो है पूरी तरीके से बिखरा हुआ है, उनके पास कोई नेता नहीं है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रकाश कहते हैं कि पीएम नो वैकेंसी, कोई वैकेंसी नहीं है, जाइए अपना काम करिए जा करके। लेकिन बीजेपी और उसके जो रणनीतिकार हैं और जो उनके चाणक्य को कहते हैं नहीं नहीं नहीं, हमें अपना जनता में भरोसा बढ़ाना है। और वो भरोसा बढ़ाने का मंत्र क्या है? कौन सा ऐसा मंत्र लेकर के अब चले कि बीजेपी का भरोसा बढ़े, माने बीजेपी का आधार और बढ़े? क्योंकि बीजेपी को कहीं ना कहीं एक बात भी लगती है, ठीक है हम 12 राज्यों में हैं, लेकिन एमपी में कैसे आए हैं सबको पता, कर्नाटक में कैसे आए हैं सबको पता है। ये स्थिति कुछ और राज्यों की जिनका मैं विशेष उल्लेख नहीं करना चाहता, तो उन्हें मालूम है। महाराष्ट्र में क्या हुआ मालूम है। तो ऐसा नहीं कि बीजेपी जो है समझती नहीं, बीजेपी सब समझती है, अपनी कमियों को खूब अच्छी तरीके से समझती है। और इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी में यही होगा, ये राष्ट्रीय कार्यकारिणी गुजरात की विजय से तो गदगद दिखेगी ही, नरेंद्र मोदी का अभिनंदन करेगी, उनके प्रति धन्यवाद प्रकाश करेगी। और वहीं दूसरी ओर 2024 का रोड मैप भी तैयार करेगी। 9 राज्य हम कैसे जीते इसकी भी प्लानिंग होगी। और 2024 हमें जीतना है। भारतीय जनता पार्टी जानती है कि विपक्ष बिखरा हुआ है, इनका कोई नेता नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये भी जानती है कि ये वही देश है जब इंदिरा गांधी के खिलाफ विपक्ष कैसे एकजुट हुआ। भारतीय जनता पार्टी और वामपंथी दोनों एक ही मंच पर आ गए। उस समय खैर जनसंघ थी, फिर बाद में उसका नाम भारतीय जनता पार्टी हुआ। कैसे आ गए? भारतीय जनता पार्टी ये भी जानती है, भारतीय जनता पार्टी ये भी जानती है कि किस तरीके से नेता निकलते रहे, कैसे मोरारजी देसाई हो गए। और यही बात और यही चीज विपक्ष को टॉनिक देने का काम करती है, ब्लड देने का काम करती है, ऑक्सीजन देने का काम करती है, संजीवनी देने का काम करती है। अरे ठीक है, मौका आने दो, नेता भी मिल जाएगा, हम लोग एक भी हो जाएंगे। लेकिन बीजेपी इन सारी बातों, उनके विकल्पों के प्रति सजग है
और जो इस बार की जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो रही है वो अति महत्वपूर्ण है। महामंथन से क्या निकलेगा अमृत, ये देखने को भी मिलेगा। कहाँ पर? रोड पर देखने को मिलेगा। हम लेते हैं यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। अपने देश का विपक्ष समझ में नहीं आता है कहाँ किस ओर कैसे चलेगा। अब देख लीजिए, अपने उत्तर प्रदेश में बहुजन समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी ने, जो दोनों ही प्रमुख राजनीतिक दल हैं, उन्होंने कांग्रेस से किनारा कर लिया। नहीं, हम कांग्रेस से कोई गठबंधन नहीं करेंगे। और ये बात कब हुई? जब मायावती ने कल अपने जन्मदिन पर प्रेस वार्ता की और प्रेस वार्ता में ऐलान कर दिया कि आने वाले 4 राज्यों के चुनाव और लोकसभा में अकेले लड़ेंगे। उनका कहना है कि जब गठबंधन होता है तो हमारा वोट तो ट्रांसफर हो जाता है, लेकिन दूसरे दल का वोट ट्रांसफर हम में नहीं होता है, हमारा नुकसान हो जाता है, इसलिए नहीं करेंगे। समाजवादी पार्टी तो पहले ही दूरी बना चुकी है, बल्कि मध्य प्रदेश में जो उनके नेता हैं उन्होंने कहा कि अप्रैल में हमारे नेता अखिलेश एमपी का दौरा करेंगे और इस बार सपा एमपी की सभी 230 सीटों पर जो है चुनाव लड़ेगी। मतलब कांग्रेस से कोई गठबंधन नहीं। और प्रयास कुछ भी किया जाए। अब इसको लेकर के थोड़ी बहुत सपा में भी और जो है कांग्रेस में जुबानी जंग भी हो गई। आचार्य प्रमोद कृष्ण कहते हैं कि अरे पता नहीं हमारी पार्टी के नेताओं को क्या हो गया, हमारे पार्टी के मैनेजरों को क्या हो गया, क्या ये बूढ़े हो गए, क्या ये प्रासंगिक हो गए, ये सब स्थितियां कैसे बन रही, हम अकेले पड़े हुए। और उन्होंने सपा पर भी हमला बोला। सपा ने भी उनको जवाब दे दिया। सपा ने कहा कि आपकी पार्टी में मैनेजर क्या करें, आपके जो 2 भाई बहन है ना, उनको राजनीति नहीं आती है, वो अपरिपक्व है, वो समझते नहीं है। यही कुछ कारण है कि कांग्रेस आगे नहीं बढ़ पा रही। अब किनारा कर लिया। अब किनारा करने से हुआ क्या? विपक्ष की एकता को झटका लगा, क्योंकि सब कहते हैं कि केंद्र की सत्ता का रास्ता यूपी से होकर के जाता है। अब सबसे बड़ी जो हैरानी की बात इस समय है, बहुजन समाज पार्टी ने गठबंधन से किनारा कर लिया, लेकिन इतिहास बताता है कि बहुजन समाजवादी पार्टी ने सपा से गठबंधन किया, कांग्रेस से गठबंधन किया, एक बार नहीं कई बार किया, दूसरे राज्यों में अकाली दल से किया, अजीत जोगी की पार्टी से किया। मैंने अगर देखा जाए तो गठबंधन खूब किया। और जब गठबंधन किया तो बहुजन समाजवादी पार्टी को फायदा हुआ। जब 1993 में गठबंधन हुआ, सीटें बढ़ गई, सपा बसपा की सरकार तक बन गई, ये फायदा हुआ। हालांकि गठबंधन सरकारी तौर पर भाजपा और सपा में बसपा में भी हुआ, लेकिन सच बात तो यह है कि कहा यह जा रहा है कि किन परिस्थितियों में मायावती ने यह कहा कि हम गठबंधन नहीं करेंगे, कांग्रेस से भी
गठबंधन हुआ। और सच बात तो यह है कि इन परिस्थितियों में कहा यह जा रहा कि इससे तो सीधे सीधे बीजेपी को लाभ मिलेगा, और ये तक कहा जा रहा है कि मायावती जो फैसले लेती है उनमें लाभ बीजेपी को मिलता है। आजमगढ़ में उन्होंने जावेद को लड़ा दिया, और जावेद ने जितने माइनॉरिटीज के वोट तो गांव में अपनी ओर कर लिए, बीजेपी वहां पर जीत गई। इसी तरीके से जब वो अकेले चुनाव लड़ती है तो उसका भी फायदा सीधे तौर पर बीजेपी उठाती है। तो किन परिस्थितियों में क्या है, बड़ा चर्चा का विषय है। और सपा क्या सोचती है? हालांकि अब जो समाजवादी पार्टी का है, अगर उसका संकेत देखें तो अब ये पार्टी कई राज्यों में फैलना चाहती है, ये अपना राष्ट्रीय स्वरूप लेना चाहती है। अब देखिए, मध्य प्रदेश की बात मैंने आपको बता दी। अखिलेश तेलंगाना जा रहे हैं 2 दिन के लिए, तेलंगाना में भी चुनाव होने हैं, और तेलंगाना में बाकायदे वो मीटिंग भी करेंगे। वो राजस्थान की ओर भी देख रहे हैं। माने उनका विचार ये है कि एक राष्ट्रीय पार्टी के रूप में समाजवादी पार्टी अवतरित हो, प्रयास हो रहे हैं। लेकिन कांग्रेस को बड़ा झटका मिला है। किनारा करके कांग्रेस को क्या करना चाहते हैं? क्या ये मान के चला गया कि कांग्रेस अप्रासंगिक हो गई है, कांग्रेस का कोई अस्तित्व नहीं है, कांग्रेस कुछ कर नहीं सकती है? लेकिन आने वाले 2024 के चुनाव के लिए विपक्ष की एकता को ये शुभ संकेत नहीं देते हैं। देखते रहिए बड़ी खबर। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News।